माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? आप दिखाई नहीं दे रही। प्राची कॉलेज से आते ही अपनी माँ को ढूंढ रही थी कि तभी अंदर से भाभी रवीना निकल कर आई और बोली, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो इतना? भाभी, माँ कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे मुझे क्या पता, तुम्हारी माँ तुम जानो। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ, इस घर की जो सबको देखती रहूं। और हाँ, तुम्हारी माँ के बर्तन पड़े हैं, सिंक में वह साफ कर देना। खाना खाकर तुम्हारी माँ बर्तन ऐसे ही छोड़ देती है, जैसे किसी भिखारी ने छोड़े हों। यह भी नहीं कि अपने बर्तन तो साफ कर लूं। प्राची उदास होकर सोचने लगी कि भाभी का फिर से वही राग शुरू हो गया है। लेकिन उनसे यह भी ना पूछा गया कि कॉलेज गई थी तो इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि आज प्राची के बीईडी का रिजल्ट आया था, जिसमें वह अपने कॉलेज में टॉप आई थी। इसलिए उसे कॉलेज की तरफ से 2 लाख का इनाम मिला था, जो प्रतिवर्ष टॉप छात्र को दिया जाता है। वह खुशखबरी प्राची अपनी माँ को सुनना चाहती थी। सुनाना तो वह भाभी को भी चाहती थी, लेकिन भाभी तो उसकी पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि वह खुद कम पढ़ी लिखी थी। इसलिए वह अपनी नंद प्राची की पढ़ाई से बहुत जलती थी। प्राची अभी 22 साल की हुई थी कि उसकी भाभी रवीना अपने पति के कान भरने लगी कि हमें और प्राची के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं कुछ ना कुछ गलत सोचने लगती है। इसलिए अगर हमें बदनामी से बचाना है तो प्राची की शादी हमें जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी भाभी नहीं चाहती थी कि प्राची कभी भविष्य में उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वह तो बस यही चाहती थी कि प्राची हमेशा गरीब भिखारी के जैसे जीवन जिए, हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पले। और प्राची सोचती थी कि वह पढ़ लिख कर स्वयं के पैरों पर खड़ी हो जाए, स्वाभिमान की रोटी खाएं, उसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तभी प्राची के भाई ने एक दिन अपनी माँ कावेरी से कहा कि माँ, अब प्राची की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, जवान लड़की को कितने दिनों तक घर में बैठा कर रखेंगे? कभी कोई ऊंची हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मेरी बात मानो, अब हम प्राची की शादी कर देते हैं। तुम्हारी बहू रवीना ने एक लड़का देख रखा है, वह भले ही कम पढ़ा लिखा है, पर दहेज में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और आप तो जानती हैं, अगर हम कहीं दूसरी जगह शादी करेंगे तो लड़के वाले दहेज में मोटी रकम मांगेंगे और हम इतना दे नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो प्राची को शादी के लिए मना लो। राजेश अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से चला गया। कावेरी जी ने जब ये बात अपनी बेटी प्राची को बताई तो प्राची अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली कि माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। माँ, आज पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनती। कम से कम मुझे कुछ करने का एक मौका तो मिलता, प्लीज। माँ, आप भी भैया को समझा सकती हैं। बेटी के बात सुन माँ कावेरी जी उदास हो गई और बोली, बेटी, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चला। अब मैं भी तो तुम्हारे भाई पर ही निर्भर हूँ, तो मैं क्या कहूँ? और वैसे भी जवान नंद और बूढ़ी माँ तुम्हारे भाई भाभी के कलेजे में कील की तरह चुभ रहे हैं। उन्हें तो यही लगता है कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। अब मुझे तो पता नहीं भगवान कब उठाएगा। तो वह लोग तुम्हारी शादी करके तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो प्राची कहने लगी कि माँ, क्या मेरी जिंदगी के 2 साल भी मुझे नहीं मिल सकते? भैया, भाभी को तो कभी मेरी पढ़ाई की से कोई मतलब ही नहीं हुआ। बस बाहर लोगों से पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का ढूंढ दो। यह क्या बात हुई माँ? मैंने बोल दिया ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी भाभी रवीना वहां आई और बोली, इस महारानी के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद में शादी करेगी। अरे अब बूढ़ी होकर शादी करने का इरादा है। क्या समाज क्या कहेगा? पर इसे तो समाज की कोई परवाह ही नहीं है। और आप मम्मी जी यह क्या कह रही हैं? अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसका साथ दे रही है। इतना कहकर रवीना पैर पटकते हुए अंदर चली गई और जाकर अपने पति राजेश से बोली, सुनो जी, 2 महीने के अंदर मैंने जो कहा था वह लड़का देखकर इसकी शादी निपटा दो, ताकि हमारे सर से बोझ उतरे। आगे भी हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है।
कब तक बहन को घर में बिठाकर रखोगे, और बे से भी आपकी माँ का बोझ क्या कम है, जो अब तक इस जवान बहन को भी घर में बैठा रखा है। मैंने बोल दिया ना, बस जल्दी से यहाँ से विदा करो। तो राजेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी प्राची अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोली कि भैया, बड़ी मुश्किल से मैंने बीएड की है, ये डिग्री आसानी से नहीं मिलती है। भैया बस 2 साल और दे दो मुझे, फिर आप जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी करवा लूंगी। प्लीज भैया, मना नहीं करना तो। राजेश बोला, प्राची, तुमने अपनी भाभी का फैसला सुन लिया ना, और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अच्छा लड़का ढूंढने की, पर नहीं मिल रहा है। और अगर मिल भी गया तो वह दहेज बहुत मांगेंगे, तो इसलिए अब जो भी लड़का मिलेगा उससे तुम्हारी शादी करके मैं अब बस बोझ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अपने भाई की बात सुन प्राची की आंखों में पानी आ गया और उदास होकर बोली कि भैया, आखिर आपको मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? तो भाभी बीच में ही बोल पड़ी, और क्या बोझ, वह ही तो हो आप दोनों इस घर में। और अपने पति से बोली, सुनिए, इनकी बातें सुनने के लिए समय नहीं है, हमारे पास आप जाइए और जो मैंने कहा है वह कीजिए। तो राजेश वहां से चला गया और उसके बताए हुए रिश्ते को देखकर आया तो आकर अपनी पत्नी से चर्चा की और बोला कि रवीना, मुझे तो ये परिवार कुछ ठीक नहीं लगा। तो रवीना बोली, आप भी बेकार में चिंता कर रहे हैं जी, क्या हुआ अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम अपनी दुकान से अपने घर का खर्चा तो चलाता है ना। और सबसे बड़ी बात, वह दहेज नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, आंख मूंद कर हाँ कर दो बस, और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो कि अब इसी लड़के से प्राची की शादी करेंगे। अब आप सोच क्या रहे हो? हमारे पास लाखों रुपए नहीं है जो आपकी बहन को दहेज देकर इस घर से विदा करें। पत्नी की बात मानकर राजेश अपनी माँ के पास गया और जाकर बोला, माँ, एक खुशखबरी है, प्राची के लिए एक लड़का मिल गया है। हाँ, ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है, पर उसकी अपनी दुकान है। घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। प्राची बहुत खुश रहेगी वहां पर। बस आप तो शादी की तैयारी करो तो। कावेरी जी बोले, राजेश, कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेता बेटा। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, मैंने सुना है कि वह लड़का बस 8वीं पास है। क्या उसके साथ वह खुश रह पाएगी? कैसा भाई है तू? पहले माँ और अब अपनी छोटी बहन भी तुझे बोझ लगने लगी। तो राजेश गुस्से से बोला, माँ, सिर्फ प्राची और आप ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उनका भी भविष्य देखना है। अब जो भी पैसा है वह सारा ही अगर मैं प्राची की शादी में लगा दूंगा तो मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? क्या ये सोचा है आपने? फिर मैं बहुत ज्यादा भी तो पैसे नहीं कमाता हूँ, और मुझे तो ये रिश्ता ठीक लगा, लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैंने तो हाँ करके आ गया हूँ। और आप भी अपनी बेटी के मोह में इतनी स्वार्थी मत बनिए कि अपने बेटे बहू के बारे में तुम्हें ध्यान ही ना रहे। तभी रसोई में काम कर रही प्राची अपने भाई के सारी बातें सुन लेती और आकर कहती है कि भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझे एक बार भी पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या कोई मोल नहीं? क्या आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों मैं आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी के 2 साल भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। भैया, अगर मैं काम करूंगी तो आपका ही तो हाथ बंटाऊंगी। तभी रवीना बोली, देख रहे हो इसकी कैसे जुबान चल रही है। अब तो बस इस पर लगाम लगाने की देर है, वरना देखना हमारी जगह में हंसाई ही करवाएगी। तभी राजेश बोला कि बस प्राची, अब कुछ और नहीं कहोगी तुम? बस मैंने और तुम्हारी भाभी ने फैसला ले लिया है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल में जाकर करना, हमारे सर से अब यह बोझ उतरने दो। तभी प्राची रोते हुए बोली, भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? कल को आपकी बेटी बड़ी होगी तो क्या वह भी आपके लिए बोझ होगी? क्या उसकी शादी भी आप लोग इतनी जल्दी ही कर दोगे, बिना उसकी मर्जी से कर दोगे? हाँ, कर भी सकते हो जो अपनी बहन और माँ को बोझ समझ सकते हैं, उनके लिए अपनी बेटी भी किसी बोझ से कम थोड़ी ना होगी। सच कहा है किसी ने कि पिता ना हो
और बूढ़ी माँ और एक बहन अपने भाई के लिए बोझ ही तो होती है। प्राची कहती रही और उसके भैया भाभी बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से चले गए। और प्राची अपने सपनों को टूटा हुआ देखकर वहां खड़ी रोती रही। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर प्राची को शादी के लिए हाँ ही करना पड़ा। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी प्रशांत के साथ हो गई और प्राची विदा होकर प्रशांत के घर चली गई। वहां जाकर देखा तो वहां का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना नहीं था। दिन ऐसे ही बीतते गए। फिर एक दिन प्राची ने अपनी सास से सवाल किया कि मम्मी जी दीदी लोग घर में ही क्यों रहती हैं? तो सास विमला जी बोली कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है, आखिरकार उसे संभालना तो चूल्हा चौका ही है। और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में डाल दो और घर संभालो। वैसे भी हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो प्रशांत को पसंद आ गई थी, इसलिए हमने हाँ कर दी, वरना लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी। विमला जी की बातें सुनकर प्राची के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसकी रही सही उम्मीद थी, वह भी अब उसे जाती हुई नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि इन लोगों ने कम दहेज लिया है, तो यह लोग खुले विचारों के होंगे और हो सकता है कि किसी कारण से प्रशांत के पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी। पर यहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। यह तो वही बात होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके धीरे धीरे घर की हालत प्राची के सामने आने लगी। और लेकिन प्राची पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने पहले घर के हालात समझे और फिर पूरा घर अपने हिसाब से चलाने लगी। सास विमला की जुबान की तेज थी, पर कोई प्यार से बात करे तो वह बात को समझती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। प्राची पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह अपने दोनों नंद की पढ़ाई में मदद करती थी और पूरे घर की बागडोर उसने संभाल ली थी और पति से भी कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। शादी के बाद तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए या मुझे कुछ लाकर नहीं दिया उसने। प्रशांत के सामने ऐसी कभी कोई चर्चा नहीं की, जिसके कारण प्रशांत भी प्राची की बहुत इज्जत करने लगा था। शुरू शुरू में प्राची ने सब कुछ समझा और फिर उसने एक दिन विमला जी से कहा, मम्मी जी अभी तो सोनू मोनू दोनों छोटी हैं, कल को उनकी शादी भी करनी होगी, तो जितने पैसे ये कमा रहे हैं क्या उसमें सब कुछ हो जाएगा? जितनी कमाई है उसमें तो बड़ी मुश्किल से बस घर चल पाता है और भविष्य के लिए कोई सेविंग हो ही नहीं पाती है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक पहिए पर चले तो सोचिए उसे एक पहिए पर कितना बोझ बढ़ेगा। अगर दो लोग कमाने वाले हों तो एक दूसरे का बोझ भी कम हो जाएगा और भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। बहू की बात सुन विमला जी थोड़ी देर चुप रही और फिर सोचने लगी कि कहीं ना कहीं प्राची की बात सही है। आखिर प्रशांत भी तो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा है। विमला जी बोली, तुम कह तो सही रही हो बहू, अब देखो ना, जब से प्रशांत के पिताजी गए हैं तब से दोनों बहनों की और मेरी जिम्मेदारी इसी बेचारे के कंधे पर आ गई है। अब कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है हमारा जो दोनों भाइयों को मिलकर घर चलाने में भी आसानी हो जाती, लेकिन फिर भी बेचारा अकेला ही सब कुछ संभाल रहा है। कहते कहते विमला जी की आंखें भर आई तो प्राची बोली, मम्मी जी जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरा बेटा हो तभी अपने भाई की मदद करे। और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। अब देखो ना, मैंने भी बीईडी की डिग्री ली हुई है और आप जानती है कि मुझे भी स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी बहुत अच्छी होगी। सुबह जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा वेतन आएगा तो घर को भी सहारा मिल जाएगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों नंद का जीवन संवर जाए। और यह भी अकेले कितना कर पाएंगे, मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। प्राची की बात सुनकर विमला जी के दिमाग में धीरे धीरे बात बैठ रही थी। अगले दिन विमला जी की दोनों बेटियां जब स्कूल जा रही थी तो विमला जी की नजर उनके जूते पर पड़ी जो फट चुके थे। तो विमला जी ने कहा कि सोनू मोनू, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे जूते फट चुके हैं? तुम्हारे भैया नए ला देते। तो मोनू बोली, माँ हमने भैया को बताया था। तो वह बोले कि अभी इन्हीं से काम चला लो, अगले महीने में थोड़े पैसे आ जाएंगे तो दिलवा देंगे। फिर सोनू बोली, माँ भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं।
क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते? इतना कहकर दोनों बहनें उदास होकर स्कूल चली गई। दोनों बेटियों का उदास चेहरा देखकर विमला जी गंभीर हो गई और प्राची के प्रस्ताव पर कुछ सोचने लगी। शाम को जब घर में सभी लोग मौजूद थे, तब विमला जी सबके सामने प्राची से बोली, बहू, क्या तुम सच में नौकरी करना चाहती हो? अगर तुम खुद नौकरी करना चाहती हो, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और वैसे भी घर संभालने में तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी तो कम से कम प्रशांत पर थोड़ा तो बाहर कम होगा। विमला जी की बात सुनकर प्राची बहुत खुश हो गई और उन्हें गले से लगा लिया और अगले ही दिन उनका आशीर्वाद लेकर अपने दस्तावेज लेने के लिए अपने मायके चली गई। इतने दिनों बाद प्राची मायके आई, लेकिन फिर भी उसकी भाभी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती। उल्टा उसे देखते ही ताने मारने लगी। क्या हुआ? ससुराल में मन नहीं लग रहा था क्या जो मायके चली आई? बड़ी मुश्किल से तो इस घर के बोझ को हटाया था, कहीं लड़ झगड़ कर तो यहाँ रहने नहीं आ गई है। प्राची अपनी भाभी की बातों की कोई परवाह नहीं की और अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी नौकरी के लिए राजी हो गई है, इसलिए मैं अपने सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। कावेरी जी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई बेटी की तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल पड़ी है। वह तो कुछ लोगों की आंखों में तुम चुप रही थी और वह कभी नहीं चाहते थे कि तुम नौकरी करो और अच्छी जिंदगी जियो, पर ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं बेटा। तभी उसकी भाभी रवीना आई और बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास तो पढ़ी लिखी बहू भी नहीं चाहती थी, वह तो तुम्हारे नौकरी करने पर राज्य कैसे हो सकती है? जरूर तुमने लड़ाई झगड़ा किया होगा। प्राची बोली, भाभी, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता कि मेरी सास कैसे राजी हुई और कैसे नहीं, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं उन्हें ही बात समझ सकती हैं। यहाँ तो मैं कहकर थक गई, पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब मेरा ससुराल ही मेरा घर है और मैं अपने घर की बात अपने तक ही सीमित रखती हूँ। इतना कहकर प्राचीन अपना सामान लिया और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल के लिए जाने लगी। पर जाने से पहले वह अपनी भाभी से बोली, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की मेरी जिंदगी नर्क बनाने की, पर मैं भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी सवार कर ही रहूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात एक करके जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह से बर्बाद तो नहीं होने दूंगी, और एक दिन देखना, अपने पैरों पर खड़ी होकर भी दिखाऊंगी। भले ही मेरे भाई और आपने मुझे बहुत समझा, पर मेरा पति मुझे बहुत नहीं समझता है। यह कहकर प्राची वहां से चली गई। कुछ दिनों के मेहनत और इंटरव्यू के बाद प्राची को एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब प्राची भी अच्छा खासा कमाने लगी, तो घर की स्थिति भी सुधरने लगी और घर वालों की जरूरतें भी पूरी होने लगी। समय बीतता गया। प्राची को एक बेटा हुआ तो घर में और ज्यादा खुशी आ गई। लेकिन कुछ समय बाद प्राची के मायके से खबर आई कि उसकी माँ कावेरी जी नहीं रही। प्राची यह खबर सुनने के अंदर तक हिल गई और तुरंत अपने मायके चली गई। उसने बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया और भाई के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी माँ का अंतिम क्रियाकर्म किया। माँ को गए हुए 3 दिन हुए थे कि भाई राजेश किसी काम से बाहर गया था, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। प्राची को खबर मिलते ही वह तुरंत अपने भाई के पास पहुंचे और उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी और एक पैर टूट जाने की वजह से अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। खैर, थोड़े दिन प्राची मायके में ही रही कि भाभी को तकलीफ ना हो, लेकिन मायके कितने दिन रुकती, ससुराल तो जाना ही था। जाने से पहले अपने भाई भाभी से बोली, भैया भाभी, आपने तो मुझे बोझ समझा था, पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझती, इसलिए आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा अब मैं उठाऊंगी। उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह सुनते ही उसकी भाभी रवीना शर्म से जमीन में गाड़ी जा रही थी और प्राची के पैर पकड़कर बोली, प्राची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा बहुत समझो और आज तू ही मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही है। अपनी भाभी की आंखों में पश्चात आपके आंसू देखकर प्राची बोली, जो हुआ उसे भूल जाइए भाभी, अब तो मन भी नहीं रही, तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना ही हो सकता है, तो
बस आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए और मुझे जितना हो पाएगा मैं मदद करोगे, इतना कहकर प्राची वापस अपने ससुराल चली गई। समय बीतता गया। एक दिन विमला जी बोली, प्रशांत, अब अपनी बहनों के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दो। तो प्राची बोली, नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर उनकी शादी के बारे में सोचेंगे, ताकि ये आगे चलकर बेहतर जिंदगी की पाए। तो विमला जी बोली, तो बहू वह तो ये अपने ससुराल जाकर भी कर सकती है जैसे तुमने किया है। नहीं मम्मी जी, यहाँ आप मुझे माँ के रूप में मिला, आपने मेरी बात समझी, इसलिए मेरा सपना पूरा हो गया। पर जरूरी तो नहीं कि इन्हें भी ससुराल में आप जैसी साथ मिले, तो इसलिए हम क्यों दूसरों के सहारे अपने सपने पूरे करें। इन्हें इतना मजबूत करके उनके घर भेजेंगे ताकि मुझे बताएं तो ये अपनी पूरी तरह से तैयार रहे और उसका सामना कर सके। जो दुख होता ने मैंने सही है, वह मेरी नंदों को कभी नहीं सहने दूंगी। इतना कहते कहते प्राची की आंखें भारी, तो प्रशांत प्राची के कंधे पर हाथ रखकर बोला, प्राची, मैं जानता हूँ तुम भाभी नहीं, बल्कि उनकी बड़ी बहन बनाकर सो रही हो। अपने भाई की बेटी की भी जिंदगी सवारी। आज उसने एक अच्छी बुआ जी और एक अच्छी भाभी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पत्नी होने का भी फर्ज निभाया और समाज को एक नया संदेश दिया कि माँ और बहन किसी पर बोझ नहीं होती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।